हेलो दोस्तों, स्काई का जीके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दोस्तों बिहार स्पेशल जीके जीएस देखेंगे दोस्तों। जो आने वाले बिहार का एग्ज़ाम जो होगा बीपीएससी एईडीओ का हो रहा है और बिहार दरोगा मेंस में या बीपीएससी में सभी में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बनेगी दोस्तों। जो बिहार से रिलेटेड जीके जीएस जितना भी होता है वो सब देखेंगे पार्ट वाइज। ओके दोस्तों, तो आज पार्ट 1 देखते हैं। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों बिहार के एग्ज़ाम में 20 से 25% दोस्तों बिहार स्पेशल से रहता है। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बिहार का भूगोल देखते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बिहार जो है उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर पूछेगा दोस्तों। बिहार की किधर स्थित है दोस्तों? तो उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में स्थित है बिहार। ओके दोस्तों, और बिहार का देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो ये 83 डिग्री 99 मिनट 55 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व तक विस्तार है दोस्तों, देशांतरीय विस्तार। आगे अक्षांशीय विस्तार पूछेगा। अक्षांशीय विस्तार पूछेगा तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक है अक्षांशीय विस्तार। ओके दोस्तों, बिहार की आकृति पूछेगा तो आकृति आयताकार है दोस्तों। आगे देखते हैं। अगर बिहार भारत के पूछेगा, भारत किधर स्थित है? तो बिहार जो है दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। ओके दोस्तों, बिहार एक स्थलरूद्ध राज्य है दोस्तों। आगे है बिहार से तटीय क्षेत्र की कुल दूरी 200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तटीय क्षेत्र की दूरी पूछेगा बिहार से तो 200 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की दूरी 483 किलोमीटर, याद रखिएगा दोस्तों, पूछ सकता है। उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 483 किलोमीटर है। आगे बिहार का कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है बिहार का क्षेत्रफल। और भारत के कुल क्षेत्रफल कितना परसेंट है? तो 2.86% है दोस्तों। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे पूछ भी सकता है दोस्तों। ये कितना परसेंट क्षेत्रफल है भारत का? तो 2.86% है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। कुल 22 जिलों की सीमा जो है दोस्तों राज्य की सीमा से लगती है। 22 जिलों की सीमा जो लगता है राज्य की सीमा से सटा हुआ है दोस्तों, 22 जिला के। ओके दोस्तों, और टोटल जिला पूछेगा तो 38 जिला है। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे बिहार का पूर्वी जिला पूछेगा तो पूर्वी जिला जो है किशनगंज है। पश्चिमी जिला पूछेगा तो कैमूर है। पश्चिम चंपारण बिहार के उत्तर दिशा में स्थित है। जो पश्चिम चंपारण दोस्तों नाम से पश्चिम चंपारण है, जो बिहार के उत्तर दिशा में स्थित है, याद रखिएगा। और गया जी है जो दोस्तों, गया का नाम गया जिला का दिया गया है दोस्तों हाल ही में, वो है दक्षिण जिला है गया जी। ओके दोस्तों, गया जी दक्षिण जिला हो गया। पश्चिमी जिला कैमूर हो गया और पूर्वी जिला हो गया किशनगंज आपका। और उत्तर दिशा में कौन है? तो पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर दिशा में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे मैप है दोस्तों, इसका पीडीएफ डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों बिहार की भौतिक क्षेत्र के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। बिहार के भौतिक अपवाह तंत्र और वर्षा मिट्टी तथा जलवायु के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है शिवालिक श्रेणी। ओके दोस्तों, पहला है शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या आता है। यह हिमालय पर्वत की नवीनतम निर्मित भाग है शिवालिक श्रेणी। बिहार में शिवालिक श्रेणी की अवस्थिति बिहार के उत्तर पश्चिम देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर पश्चिम भाग में है ना, उत्तर पूर्वी भाग में है दोस्तों बिहार में शिवालिक श्रेणी। और यह पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण में फैली हुआ है दोस्तों शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी किस जिला से संबंधित है दोस्तों? तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आपका, गोपालगंज हो जाएगा, पूर्वी चंपारण में फैली हुई है शिवालिक श्रेणी। ओके दोस्तों, शिवालिक श्रेणी के 3 भागों में विभाजित किया गया है, ये देखते हैं दोस्तों। इसमें सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगा, रामनगर दून हो जाएगा और हरहा घाटी या दून घाटी हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके बाद सोमेश्वर श्रेणी देख लेते हैं दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी है यह त्रिवेणी नहर से भीखना ठोरी तक लगभग 75 किलोमीटर में फैली हुई है। ओके दोस्तों, जो भैंसा लोटन से भीखना ठोकरी तक फैला हुआ है। आगे देखते हैं। यह श्रेणी की सर्वोच्च चोटी 874 मीटर यानी 880 मीटर है दोस्तों। सोमेश्वर श्रेणी की औसत ऊंचाई 400 से 450 मीटर है, जो रामनगर दून में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है इस श्रेणी की अधिकतम ऊंचाई 200। उसके बाद रामनगर दून है दोस्तों। रामनगर दून जो है इसकी अधिकतम ऊंचाई 240 मीटर है और इसे दक्षिण श्रेणी
के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। रामनगर दून जो है दोस्तों ये पश्चिमी चंपारण में फैली हुई है। आगे है हुरहा घाटी या दून घाटी। दून घाटी जो है दोस्तों यह जो है यह घाटी रामनगर दून एवं सोमेश्वर श्रेणी के बीच में स्थित है दोस्तों। यह घाटी लगभग 24 किलोमीटर लंबी है। इसे हरहा नदी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर इसका कुल क्षेत्रफल पूछेगा तो 586 वर्ग किलोमीटर होगा। आगे देखते हैं तो यहाँ पे अनेक दर्रे हैं, जैसे भीखना ठोरी दर्रा, सोमेश्वर दर्रा और या मखाड़ दर्रा उसी को बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये उसका मैप से बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है शिवालिक श्रेणी देख लीजिए दोस्तों। अब गंगा का मैदान देखते हैं। गंगा का मैदान लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इंडो गंगोटिक मैदान का विस्तार है, जो बिहार का लगभग 95% है। ओके दोस्तों, गंगा के मैदान को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है उत्तरी गंगा का मैदान, दूसरा है दक्षिणी गंगा का मैदान। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं उत्तरी गंगा के मैदान देखते हैं दोस्तों। इसका क्षेत्रफल जो 56,980 वर्ग किलोमीटर है और गंगा के मैदान का लगभग 52% हिस्सा उत्तरी गंगा मैदान का है। ओके दोस्तों, ढाल पूछेगा तो 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ओके दोस्तों, आगे घाघरा, गंडक दोआब, गंडक बागमती दोआब, बागमती कोसी दोआब और कोसी महानंदा दोआब संबंधित है उत्तरी गंगा मैदान से। ओके दोस्तों, आगे कमला मैदान, बागमती मैदान, गंडक मैदान, कोसी मैदान, घाघरा मैदान, महानंदा मैदान जो है उत्तरी गंगा मैदान के अंतर्गत है। और उत्तरी गंगा के मैदान में नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ है दोस्तों। ओके दोस्तों, पूछेगा नवीन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कहाँ हुआ है, तो उत्तरी गंगा के मैदान इसका आंसर होता है, जो बहुत बार पूछा भी है दोस्तों। आगे है इसका विस्तार जो है सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा आदि में है दोस्तों। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी उत्तरी गंगा मैदान आदि में विस्तार है दोस्तों उत्तरी गंगा मैदान का। आगे देखते हैं, आगे है दोस्तों दक्षिण गंगा मैदान। दक्षिण गंगा मैदान के बारे में देख लेते हैं। ये क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल 33,670 वर्ग किलोमीटर है दोस्तों, जो गंगा के मैदान का 42.73% है। ऊपर देखो उत्तरी गंगा मैदान जो लगभग 52% था दोस्तों। यह गंगा के दक्षिण भाग एवं छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में स्थित है दोस्तों। दक्षिण गंगा के मैदान का ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। ओके दोस्तों, दक्षिण गंगा का मैदान का ढाल जो उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण गंगा के मैदान में निर्मित पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछेगा, नई जलोढ़ मिट्टी उत्तरी गंगा मैदान हो जाएगा। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पूछेगा तो वह दक्षिणी गंगा के मैदान में पाया जाता है। इसका विस्तार जहानाबाद, नालंदा, बक्सर, पटना, मुंगेर, जमुई आदि में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। दक्षिण बिहार का जो संकीर्ण पठारी क्षेत्र है उसके बारे में देख लेते हैं। यह कैमूर से बांका तक मुंगेर होते हुए फैला हुआ है दोस्तों। दक्षिण बिहार का संकीर्ण क्षेत्र कैमूर, बांका तथा मुंगेर क्षेत्र से फैला हुआ है। आगे देखते हैं, यह छोटा नागपुर पठार का भाग है। पूछेगा किसका भाग है, तो छोटा नागपुर पठार का भाग है, जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय से संबंधित है दोस्तों। दक्षिण बिहार का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। ओके दोस्तों, ये आपका मैप दिया गया है, इसमें बताया गया है दोस्तों। शिवालिक रेंज हो गया, ये हो गया शिवालिक रेंज हो गया दोस्तों। यह है नॉर्थ गंगा यानी उत्तरी गंगा का मैदान हो गया, ये गंगा हो गया दोस्तों। और ये हो गया साउथ गंगा यानी दक्षिणी गंगा मैदान। ओके दोस्तों, दक्षिणी गंगा मैदान ये हो गया, उत्तरी गंगा मैदान ये हो गया। और नीचे नैरो प्लेट्यू रीजन ऑफ साउथ बिहार। ओके दोस्तों, और ये है छोटा नागपुर रीजन, नीचे पे है दोस्तों छोटा नागपुर पठार। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे कैमूर पहाड़िया के बारे में देखते हैं दोस्तों। कैमूर जो है कैमूर और रोहतास में फैला हुआ है कैमूर की पहाड़िया। ओके दोस्तों, अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो 450 मीटर है और रोहतासगढ़ इसको कहा जाता है। ओके दोस्तों, 450 मीटर जो है वो रोहतासगढ़ में है। आगे ऊपर देख लेते हैं दोस्तों कैमूर की पहाड़िया। आगे है अमझोर पहाड़िया पूछेगा तो ये रोहतास में है दोस्तों। आगे झुंझुन कावा पहाड़िया जो है औरंगाबाद में है। याद रखिएगा, ये सब बिहार स्पेशल है दोस्तों, बिहार के एग्जाम में पूछ सकता है। आगे देखते हैं गया जी में दोस्तों, यानी पहले गया था उसी का नाम अभी गया जी हो गया। वहाँ पे बहुत पहाड़िया है दोस्तों। प्रीतशिला पहाड़िया पूछेगा तो गया जी में ही है दोस्तों। भूतशैल पहाड़िया भी गया जी में ही है। रामशैल हिल्स पूछेगा तो ये भी गया में है। तपोवन पहाड़िया भी है गया में दोस्तों। कटारी पहाड़िया भी गया में है। ब्रह्मयोनी पहाड़िया भी गया में ही है। जेठियान पहाड़िया, बराबर की पहाड़िया सब गया में स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों गहलोर ग्रेट धुरंगसेवरी पहाड़िया, गुरपा पहाड़िया जो है
गया में स्थित है दोस्तों। आगे देखते हैं नालंदा में जो स्थित है, देख रहे हैं दोस्तों नालंदा यानी राजगीर। राजगीर में दोस्तों विपुल गिरी पहाड़िया, उदयगिरी पहाड़िया, उदयगिरी बहुत बार पूछा है दोस्तों, और रत्नागिरी पहाड़िया, शांति स्तूप जहाँ पे है, ये सब नालंदा राजगीर में है दोस्तों। आगे वैभवगिरी, वैभवगिरी पहाड़िया जो है नालंदा में है। अब ब्रह्मगिरी पूछेगा तो गया में हो जाएगा दोस्तों। और सोनगिरी भी पूछेगा, मुंगेर, ये दोस्तों नालंदा में है। आगे है दोस्तों करागपुर पहाड़िया, करागपुर पहाड़िया पूछेगा दोस्तों तो ये मुंगेर में है दोस्तों। आगे गिद्धेश्वर, गिद्धेश्वर यानी मुंगेर जमुई में फैला हुआ है दोस्तों। गिद्धेश्वर पहाड़िया जो है ये मुंगेर और जमुई में फैला हुआ है। मंदार पहाड़िया पूछेगा तो ये बांका जिला में है दोस्तों। और राजमहल पहाड़िया पूछता है दोस्तों, जो भागलपुर में स्थित है राजमहल पहाड़िया। नेक्स्ट देखते हैं, राजमहल पहाड़िया हो गया दोस्तों जो भागलपुर में है। बराबर की पहाड़िया पूछेगा दोस्तों, जहानाबाद में भी है बराबर की पहाड़िया, और गया में भी है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे नागार्जुन पहाड़िया, आगे मैप दिया गया है दोस्तों, जो आप लोग देख लीजिएगा, पीडीएफ डाल देंगे तो। और बिहार की भूवैज्ञानिक संरचना देखेंगे दोस्तों। अब बिहार में 4 प्रकार की संरचनात्मक चट्टानें पाई जाती है। 1 नंबर धारवाड़ चट्टान है। आगे देखते हैं दोस्तों, 2 में है विंध्य चट्टान, तृतीयक चट्टान, चतुर्थक चट्टान में विभाजित है दोस्तों। आगे धारवाड़ चट्टान के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। धारवाड़ चट्टान, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ओके दोस्तों, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व भाग में धारवाड़ चट्टान स्थित है। यह आर्कियन चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है जो आर्कियन चट्टान है दोस्तों, जिसका निर्माण कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ है। पूछता है दोस्तों, ये कैम्ब्रियन पूर्व युग में हुआ है धारवाड़ चट्टान का निर्माण। यह बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान है धारवाड़ चट्टान दोस्तों, जो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा में विस्तार है इसका दोस्तों। इन क्षेत्रों में चट्टानी खनिज भी उपलब्ध है दोस्तों धारवाड़ की चट्टान में। ओके दोस्तों, जहाँ पे लौह अयस्क, स्लेट, बक्साइट, अभ्रक उपलब्ध है धारवाड़ की चट्टान में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं विंध्य चट्टान है। विंध्य चट्टान के बारे में देखिए, इसका विस्तार बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है दोस्तों। यह भी कैम्ब्रियन पूर्व युग का उदाहरण है दोस्तों, विंध्यन चट्टान भी। इसका विस्तार कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास जिला में मिलता है दोस्तों विंध्य चट्टान का विस्तार। यह निर्माण कार्य के लिए उपयोगी है दोस्तों। बलुआ पत्थर, पाइराइट, डोलामाइट, बक्साइट, चूना पत्थर, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं विंध्य चट्टान में। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है तृतीयक चट्टान। तृतीयक चट्टान है दोस्तों, इसका विस्तार बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में है। मुख्यतः यह पश्चिमी चंपारण में स्थित है दोस्तों तृतीयक चट्टान। यहाँ बहुत कम खनिज पाए जाते हैं दोस्तों। आगे है चतुर्थ चट्टान। यह बिहार के गंगा के मैदान में स्थित है। यह नवीनतम निर्मित चट्टान है दोस्तों चतुर्थ चट्टान। ओके दोस्तों, इसका विस्तार हिमालय के दक्षिण एवं छोटानागपुर पठार के उत्तर के मध्य में है दोस्तों। यहाँ कोई खनिज नहीं पाया जाता है दोस्तों। ये मैप से बताया गया दोस्तों। आगे है बिहार की जलवायु। बिहार की जलवायु के बारे में देखते हैं दोस्तों। बिहार की जलवायु है लंबी अवधि की औसत दशा में जलवायु कहते हैं दोस्तों। बिहार में मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। आगे देखते हैं। आच्छादनीय विस्तार के अनुसार बिहार उपोष्ण कटिबंध जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके दोस्तों, पूछेगा आच्छादनीय विस्तार के अनुसार बिहार किस क्षेत्र में आता है, तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है बिहार। बिहार की जलवायु में महाद्वीपीय प्रभाव भी पाए जाते हैं। इसके पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु तथा पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। बिहार के मानसून को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है, तो एक पहला अक्षांशीय विस्तार, दूसरा है दक्षिण पश्चिम मानसून, तीसरा है बंगाल की खाड़ी, चौथा है हिमालय पर्वत की स्थिति। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे मैप से बताया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं। बिहार में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, यानी 80% से अधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बिहार में। ओके, तो मानसून जो है जून के मध्य में बिहार में प्रवेश करता है दोस्तों। पूछता है किस महीने के मध्य में प्रवेश करता है मानसून बिहार में, तो जून के मध्य में। ओके दोस्तों, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार के उत्तरी भाग CWG तथा दक्षिणी भाग AW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। बहुत बार पूछा है दोस्तों बीपीएससी में, आगे भी पूछ सकता है। बिहार के उत्तरी भाग में CWG तथा दक्षिणी भाग में AW प्रकार के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये वेरी इंपॉर्टेंट है CWG और
AW आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है इसमें C मतलब दोस्तों, C है दोस्तों गर्म शीतोष्ण, W है शुष्क शीतकाल, और G जो है गंगा के मैदान। ओके दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है CWG का, आप लोग लिख लीजिएगा। C मतलब है गर्म शीतोष्ण यानी गर्म शीतोष्ण, और W मतलब शुष्क शीतकाल, और G मतलब गंगा का मैदान। ओके दोस्तों, उत्तरी भाग में CWG होता है और दक्षिणी भाग में AW होता है। तो A का मतलब होता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होता है, और W का शुष्क सर्दियाँ होता है। ओके दोस्तों, तो दक्षिणी भाग में AW है और उत्तरी भाग में CWG है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बिहार की जलवायु के अनुसार बिहार में 3 ऋतुएं पाई जाती है। ओके दोस्तों, कौन कौन ऋतु है? तो ग्रीष्म ऋतु है, पहला ग्रीष्म ऋतु है दोस्तों, जो मध्य मार्च से मध्य जून तक आता रहता है दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण तापमान में वृद्धि होती है। मई का महीना सबसे गर्म महीना पूछेगा दोस्तों, तो मई का महीना होता है। और गर्म मौसम के स्थानीय पवन को लू कहा जाता है, याद रखिएगा, लू कहा जाता है, जो 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी गति है दोस्तों, लू की। आगे गर्म मौसम के दौरान बिहार का औसत तापमान 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस होता है। गया जी बिहार का सबसे गर्म स्थान है। बिहार का सबसे गर्म स्थान पूछेगा तो गया जी है। ओके दोस्तों, जो पहले गया था अभी गया जी हो गया है। आगे देखते हैं। गया के सबसे गर्म होने के 2 मुख्य कारण हैं, एक है कर्क रेखा से निकटता और पठारी क्षेत्र। ओके दोस्तों, इसी के कारण गया जी गर्म ज़्यादा है दोस्तों, गया जी या गया। ओके दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में बिहार में वर्षा का मुख्य कारण उत्तर पश्चिमी हवाएं या बंगाल की खाड़ी के चक्रवात है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा ग्रीष्म ऋतु के दौरान होने वाली वर्षा को काल वैसाखी, सॉरी दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वर्षा होती है उसे काल वैसाखी कहते हैं दोस्तों, और उत्तर पश्चिम हवाएं को नॉर्थवेस्टर या नॉर्थ वेस्टर कहते हैं। ओके दोस्तों, उत्तर पश्चिम हवाएं को नॉर्थ वेस्टर कहते हैं और वर्षा को काल वैसाखी कहते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक दोस्तों वर्षा ऋतु रहता है, उसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु जो था वो कब से कब तक था, देख लेते हैं ऊपर। ग्रीष्म ऋतु था दोस्तों मध्य मार्च से मध्य जून, यानी मार्च से जून था, और उसके बाद वर्षा ऋतु आता है दोस्तों जो मध्य जून से आपका मध्य अक्टूबर तक वर्षा जून रहता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मानसून जून के मध्य में बिहार में आता है। ओके दोस्तों, इसी को मानसून कहते हैं दोस्तों, जो जून के मध्य में बिहार पहुंचता है। ओके दोस्तों, बिहार में वर्षा का मुख्य कारण दक्षिण पश्चिम मानसून है। ओके दोस्तों, बिहार में भी वर्षा का मुख्य कारण क्या है, दक्षिण पश्चिम मानसून ही है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। बिहार का उत्तर पूर्वी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, पूछेगा बिहार कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, तो उत्तर पूर्वी भाग उसका आंसर होगा। ओके दोस्तों, और बिहार में किशनगंज सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो सर्वाधिक वर्षा पूछेगा कौन सा जिला प्राप्त करता है, तो किशनगंज हो जाएगा दोस्तों। बिहार में जो किशनगंज है वहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होता है। ओके दोस्तों, और बिहार के उत्तर पूर्व में औसत वर्षा कितना है दोस्तों, तो 120 से 160 सेंटीमीटर वर्षा होती है उत्तर पूर्व में। किशनगंज में औसत वर्षा पूछेगा तो 180 सेंटीमीटर है दोस्तों, जो सबसे अधिक है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग यानी अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। ओके दोस्तों, सबसे कम वर्षा पूछेगा तो अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद आता है, जो दक्षिण पश्चिम भाग का हिस्सा है बिहार का, जहाँ पे कम वर्षा प्राप्त होता है। ओके दोस्तों, बिहार में औसत वर्षा पूछेगा दोस्तों तो 100 से 120 सेंटीमीटर होता है, और बिहार के उत्तर पूर्व में पूछेगा औसत वर्षा तो 120 से 160। ओके दोस्तों, उत्तर पूर्व में पूछेगा तो 120 से 160, और दक्षिण क्षेत्र में पूछेगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम भाग में तो 100 से 120 सेंटीमीटर। नहीं दोस्तों, बिहार में पूछेगा तो 100 से 120, और उत्तर पूर्व में पूछेगा 120 से 160, और किशनगंज में पूछेगा तो 180 सेंटीमीटर है दोस्तों। आगे देखते हैं। बिहार के दक्षिण पश्चिम भाग में औसत वर्षा पूछेगा दोस्तों, दक्षिण पश्चिम भाग में तो 90 से 110, याद रखिएगा दोस्तों। दक्षिण पश्चिम भाग में पूछेगा तो 90 से 110 सेंटीमीटर, और उत्तर पूर्व भाग में पूछेगा तो 120 से 160। ऊपर देखें दोस्तों, और पूरा बिहार में पूछेगा औसत वर्षा तो 100 से 120। ओके दोस्तों, तो हो गया ये। आगे शीत ऋतु स्टार्ट होता है दोस्तों। शीत ऋतु जो है दोस्तों मध्य अक्टूबर से मध्य मार्च तक। ओके दोस्तों, मध्य मार्च तक शीत ऋतु चलता है, और ग्रीष्म ऋतु उसके बाद फिर आ जाएगा, फिर वर्षा ऋतु आ जाएगा। ओके दोस्तों, औसत तापमान दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में -15 डिग्री सेल्सियस से -30 डिग्री, यानी 15 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है दोस्तों,
औसत तापमान ठंडी में बिहार में। ओके दोस्तों, जो सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण होता है दोस्तों शीत ऋतु आता है, सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण। ओके दोस्तों, शीत ऋतु में बिहार का सबसे ठंडा स्थान गया जी है। ओके दोस्तों, गया जी सबसे ठंडा स्थान भी है और सबसे गर्म स्थान भी गया जी ही है। ओके दोस्तों, एक क्लाइमेट जोन इन बिहार है दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं। जोन 1 में ये आता है दोस्तों, मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट आता है दोस्तों, और जोन 2 में जो है मैक्स रेनफॉल जो आएगा दोस्तों जोन 3 में आएगा 3B है दोस्तों, जहाँ पे लिस्ट यानी रेनफॉल बारिश कम होगा दोस्तों जोन 3 में बी में। ओके दोस्तों, और जोन 3A भी है दोस्तों नीचे। आगे देखते हैं, आगे नदी प्रणाली देखते हैं। नदी प्रणाली से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों बिहार से। बिहार की नदी प्रणाली मुख्यतः गंगा पर आधारित है। ओके दोस्तों, मुख्यतः गंगा नदी पर ही आधारित है बिहार का नदी प्रणाली। जो प्रवाह प्रणाली एवं उद्गम के आधार पर बिहार की नदियों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है दोस्तों। एक है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ या उत्तर बिहार की नदियाँ, और दूसरा है पठारी क्षेत्र की नदियाँ या दक्षिण बिहार की नदियाँ। ओके दोस्तों, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की नदियाँ और पठारी क्षेत्र की नदियाँ, 2 प्रकार की है दोस्तों। आगे देखते हैं गंगा नदी। गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह नदी उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ओके दोस्तों, और गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, परंतु बिहार में पूछेगा इसकी कुल लंबाई कितना है, तो 445 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, गंगा नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 2525 किलोमीटर है, और बिहार में पूछेगा तो 445 किलोमीटर है। गंगा नदी बिहार में बक्सर में प्रवेश करती है। पूछेगा गंगा नदी बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, तो बक्सर में प्रवेश करती है दोस्तों। तथा बाहर कहाँ से निकलती है, तो कटिहार से निकलती है। दोनों क्वेश्चन बहुत बार पूछा है दोस्तों बीपीएससी में, और एईडी में पूछ सकता है, और बीएसएससी जो एएसओ का एग्जाम होने वाला है दोस्तों उसमें भी पूछ सकता है, इंटर लेवल वाला भी आ सकता है क्वेश्चन बिहार से। आगे से गंगा नदी का प्रवाह पूछेगा बिहार के कितना जिलों में है दोस्तों, तो 12 जिलों में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा। 12 जिलों से गंगा नदी का प्रवाह होता है दोस्तों बिहार के। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। गंगा नदी देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये गंगा नदी का देखिए दोस्तों, गंगा नदी का थोड़ा सा मैप दिया है, इसको देख लेते हैं आप लोग। जो बक्सर, यहाँ देखिए दोस्तों, बक्सर में जो है गंगा नदी यहाँ पे आती है दोस्तों बक्सर में, और कटिहार यानी यहाँ से निकल जाती है दोस्तों गंगा नदी। ओके दोस्तों, और इसके अंतर्गत सारण भी आएगा आपका, वैशाली भी आएगा, भोजपुर है, पटना है, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर और खगड़िया भी आता है दोस्तों गंगा नदी के क्षेत्र में। जो 12 जिला है दोस्तों वो भी दिया है, भागलपुर भी है दोस्तों। आप लोग गंगा नदी के निकलता है दोस्तों 12 जिले से, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 नीचे हो गया दोस्तों, 6 ऊपर। ओके दोस्तों, 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है बिहार के। आप लोग देख लीजिएगा आराम से और नोट भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, आगे 12 जिले का नाम है, नीचे भी दे दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं, गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र जो है बिहार में पश्चिम से पूरब की ओर है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों, बिहार गंगा नदी का प्रवाह बिहार में किधर से किधर है, तो पश्चिम से पूरब की ओर गंगा नदी बहती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं हिमालयी पर्वतीय नदियाँ। ओके दोस्तों, आगे है हिमालयी पर्वतीय नदियाँ या उत्तर बिहार की नदियाँ। उत्तर बिहार की नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। आगे आएगा दक्षिण बिहार की नदियाँ, उसको भी देखेंगे। ओके दोस्तों, तो देखते हैं बिना देरी किए हुए आगे दोस्तों देखते हैं, अधिकांश नदियाँ जो है हिमनद से निकलती है। ओके दोस्तों, हिमालय की जो नदियाँ है, उत्तर बिहार की नदियाँ, अधिकांश नदियाँ जो है हिमालय के हिमनद से निकलती है, जैसे घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी जो है ये सब हिमालय के हिमनद से निकलती है। ओके दोस्तों, इन नदियों का प्रवाह उत्तर से दक्षिण एवं पश्चिम से पूरब की ओर है। ओके दोस्तों, इन नदियाँ उत्तर से दक्षिण बहता है दोस्तों, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, और पश्चिम से पूरब की ओर। ओके दोस्तों, और गंगा नदी का भी विस्तार है दोस्तों, पश्चिम से पूरब की तरफ ही बहता है। ओके दोस्तों, एक नंबर घाघरा नदी देखते हैं दोस्तों। घाघरा नदी है दोस्तों, इस नदी का उद्गम तिब्बत में। ओके दोस्तों, घाघरा नदी का जो उद्गम पूछेगा दोस्तों, तो तिब्बत में मापचो चुंग हिमनद से होता है दोस्तों घाघरा नदी का उद्गम। ओके दोस्तों, घाघरा नदी का कुल लंबाई पूछेगा तो 1080 किलोमीटर है,
और लेकिन बिहार में पूछेगा कितना लंबाई है, तो 83 किलोमीटर ही है दोस्तों बिहार में। और गंगा नदी का भी ऊपर पढ़े हैं दोस्तों, कमेंट में बताइएगा बिहार में कितना लंबाई है गंगा नदी का। ओके दोस्तों, यह बिहार में सीवान में प्रवेश करती है। घाघरा नदी पूछेगा तो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है, सीवान में प्रवेश करती है तथा छपरा यानी सारण में गंगा नदी से मिल जाती है। ओके दोस्तों, सारण में घाघरा नदी जो है गंगा नदी में मिल जाती है। आगे दोस्तों देखते हैं, इसका अन्य नाम है रामपिरिया भी है दोस्तों घाघरा नदी का। सरयू नदी है उत्तर प्रदेश में। देविका और देविका नदी जो है, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के साथ सीमा भी बनाती है। ओके दोस्तों, घाघरा नदी जो है उत्तर प्रदेश के साथ बिहार का सीमा भी बनाती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। और ये जो नाम है रामपिरिया, सरयू, देविका देविका जो है, ये घाघरा नदी का ही अन्य नाम है। ओके दोस्तों, आगे है दूसरा गंडक नदी के बारे में देख लेते हैं। ओके दोस्तों, गंडक नदी जो है, गंडक नदी आपका, यह नदी नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी के हिमनद से निकलती है। ओके दोस्तों, गंडक नदी जो है नेपाल में अन्नपूर्णा जो श्रेणी है वहाँ के हिमनद से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 630 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, लेकिन बिहार में पूछेगा तो बिहार में 260 किलोमीटर इसका लंबाई है गंडक नदी का। ओके दोस्तों, गंडक नदी जो है बिहार में पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। ओके दोस्तों, पूछेगा कहाँ प्रवेश करती है, तो पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। यह नदी हाजीपुर वैशाली में गंगा नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, हाजीपुर वैशाली जो है उसमें गंगा नदी से मिल जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा बनाती है। गंडक नदी भी जो है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है। ओके दोस्तों, और इसका अन्य नाम सादा नीरा जो बहुत फेमस है दोस्तों। गंडक का पुराना नाम सादा नीरा है दोस्तों। आगे देखते हैं, सादा नीरा भी है दोस्तों। आगे और नाम है उसका सप्तगंडकी, शालिग्राम और नारायणी नदी। नारायणी नदी भी फेमस है दोस्तों नाम। तो ये हो गया गंडक नदी का अन्य नाम। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, एक बूढ़ी गंडक नदी भी है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। बूढ़ी गंडक नदी दूसरा नदी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पहले गंडक नदी जो है नेपाल का अन्नपूर्णा श्रेणी के हिमनद से निकलती है। बूढ़ी गंडक नदी जो है, यह नदी पश्चिम चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। ओके दोस्तों, पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। इस नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर। ओके दोस्तों, 320 किलोमीटर की लंबाई है, जिसका संपूर्ण भाग बिहार में प्रवाहित होता है। ओके दोस्तों, संपूर्ण भाग जो 320 किलोमीटर है वो टोटल बिहार में ही प्रवाहित होती है। ओके दोस्तों, यह नदी पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया से होकर बहती है। खगड़िया में यह गंगा नदी में मिल जाती है। ओके दोस्तों, खगड़िया में जाकर जो बूढ़ी गंडक नदी है वो गंगा से मिल जाती है दोस्तों। यह नदी बिहार में बाढ़ का भी कारण है। ओके दोस्तों, बिहार में बाढ़ का भी कारण है बूढ़ी गंडक नदी। ओके दोस्तों, आगे देख लेते हैं, बागमती नदी के बारे में भी पूछता है दोस्तों, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम पूछेगा तो नेपाल में महाभारत श्रेणी से। ओके दोस्तों, बागमती नदी का जो उद्गम होता है नेपाल में महाभारत श्रेणी से होता है। यह बिहार में सीतामढ़ी में प्रवेश करता है। ओके दोस्तों, सीतामढ़ी में प्रवेश करती है बागमती नदी। ओके दोस्तों, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बेगूसराय, खगड़िया से होकर बहता है बागमती नदी। ओके दोस्तों, खगड़िया में यह गंगा नदी में ये भी जो बागमती नदी भी है दोस्तों, जो खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। बागमती बूढ़ी गंडक की मुख्य सहायक, बागमती नदी जो है दोस्तों, ये बूढ़ी गंडक की मुख्य सहायक नदी भी है दोस्तों। और बिहार में बागमती नदी की कुल लंबाई 394 किलोमीटर है, याद रखिएगा। यह उत्तर बिहार की सबसे बड़ी नदियों में से एक है दोस्तों, बागमती नदी। जो उत्तर बिहार की सबसे बड़ी नदी पूछेगा तो बागमती नदी आंसर होगा। ओके दोस्तों, आगे कमला नदी है। कमला नदी जो है नेपाल में महाभारत श्रेणी से ही निकलता है दोस्तों। और कमला नदी बिहार में मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। ओके दोस्तों, मधुबनी जिला में प्रवेश करती है। यह नदी मधुबनी, सहरसा, बेगूसराय जिला से होकर बहती है। और बलान नदी भी कमला नदी में मिल जाता है। तो बलान जो नदी है ये कमला नदी में मिलती है, अतः इसे कमला बलान भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, कमला बलान नदी भी इसे कहा जाता है क्योंकि बलान नदी भी इसे मिल जाती है। कमला नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 150 किलोमीटर है दोस्तों। आगे कोसी दोस्तों, कोसी बहुत फेमस है दोस्तों, जो बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को। इसके बारे में भी देख लेते हैं। कोसी, इसका उद्गम पूछेगा, कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो गोसाई धाम है दोस्तों, जो काठमांडू में है। वहाँ से निकलता है कोसी नदी। बिहार में सुपौल में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करता है कोसी नदी, तो सुपौल में प्रवेश करती है। कोसी नदी का अन्य नाम सप्तकोसी भी कहते हैं दोस्तों इसको। कोसी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, लेकिन बिहार में इसका कुल प्रवाह है केवल 260 किलोमीटर, याद रखिएगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, कोसी नदी का बार बार मार्ग बदलना उत्तर बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण है दोस्तों। इसके कारण इस नदी को बिहार का
शोक भी कहा जाता है। उसका कारण है बार बार मार्ग बदलना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे और सारा नदी है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। और कोसी नदी जो है दोस्तों कुर्सेला और कटिहार में गंगा से मिलती है। पूछे गंगा में कहाँ मिलती है दोस्तों, तो है कुर्सेला एक स्थान है दोस्तों जो कटिहार में स्थित है, गंगा में मिल जाता है दोस्तों कोसी नदी वहाँ जाकर। ओके दोस्तों, और कमला नदी जो है कोसी नदी के मुख्य सहायक नदी, कोसी नदी का मुख्य सहायक नदी जो कमला नदी भी ऊपर पड़े हैं वही है दोस्तों कोसी नदी का मुख्य सहायक नदी। आगे है यह सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, कटिहार से होकर बहता है दोस्तों कोसी नदी। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं महानदी, महानंदा नदी। महानंदा नदी भी दोस्तों है, महानंदा नदी नेपाल में महाभारत श्रेणी से भी निकलता है दोस्तों। इसकी एक शाखा दार्जिलिंग से आती है। ओके दोस्तों, दार्जिलिंग से भी एक शाखा आती है महानंदा नदी के। महानंदा नदी जो है बिहार में गंगा की पूर्वी सहायक नदी। ओके दोस्तों, पूर्वी सहायक नदी पूछेगा कौन है, तो महानंदा नदी है। यह पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाती है। ओके, तो महानंदा नदी दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल के साथ सीमा भी बनाती है। ओके दोस्तों, बिहार में महानंदा नदी की कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। यह नदी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से होकर बहती है। ओके दोस्तों, महानंदी नदी जो है मनिहारी यानी कटिहार में गंगा में मिलती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये उत्तर बिहार की नदियाँ हो गई। आगे देखते हैं दक्षिण बिहार की नदियाँ या पठारी क्षेत्र की नदियाँ देख लेते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बिहार स्पेशल पूरा देखेंगे दोस्तों। ये अभी भूगोल देख रहे हैं, उसके बाद हिस्ट्री भी, और जो भी होगा दोस्तों बिहार से रिलेटेड वो सब देखेंगे इस वीडियो में या आगे इसके अगला पार्ट में। ओके दोस्तों, आगे दक्षिण बिहार की नदियाँ देख लेते हैं और पठारी क्षेत्र की नदियाँ बोलते हैं उसको। तो इन नदियों का उद्गम छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से होता है। अधिकांश नदियाँ जो है मानसूनी है दोस्तों। दक्षिण बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है। ओके दोस्तों, दक्षिण बिहार की नदियाँ जो है दक्षिण बिहार में बाढ़ का कारण नहीं है, याद रखिएगा। कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, फाल्गु दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियाँ है। ओके दोस्तों, तो देख लेते हैं कर्मनाशा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। यह नदी कैमूर की कैमूर पहाड़िया यानी विंध्य श्रेणी से निकलती है। ओके दोस्तों, कर्मनाशा नदी जो है कैमूर एवं बक्सर जिलों से होकर बहती है। कर्मनाशा नदी चौसा, बक्सर में गंगा में मिलती है। ओके दोस्तों, कहाँ मिलता है कर्मनाशा, तो चौसा जो बक्सर में है वहाँ पे ही गंगा से मिल जाती है दोस्तों। आगे है कर्मनाशा नदी की लंबाई पूछेगा तो 192 किलोमीटर है। ओके दोस्तों, कर्मनाशा नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। हिंदू धर्म के अनुसार इसे अपवित्र नदी माना जाता है। अपवित्र नदी किससे माना जाता है पूछेगा, तो कर्मनाशा नदी को अपवित्र नदी माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे सोन नदी, सोन नदी देख लेते हैं। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में अमरकंटक श्रेणी से निकलता है दोस्तों। सोन नदी याद रखिएगा। यह नदी बिहार में रोहतास जिला में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, तो रोहतास जिला में प्रवेश करती है। सोन नदी जो है रोहतास, अरवल, भोजपुर, पटना जिले से होकर बहती है। सोन नदी कुल लंबाई पूछेगा तो 225 किलोमीटर है। आगे है देहरी और सोन। देहरी और सोन जो है दोस्तों में सोन नदी पर 1873-74 में सोन नहर का निर्माण किया गया था। ओके, तो सोन नहर का निर्माण किया गया था 1873-74 में डेहरी और सोन में। ओके दोस्तों, जो सोन नदी पे है नहर है जिसका निर्माण 1873-74 में किया गया था। आगे है दोस्तों सोन नहर बिहार की सबसे पुरानी नहर है। सबसे पुरानी नहर पूछेगा तो सोन नहर ही है दोस्तों, जो 1873-74 में निर्माण किया गया था। सोन नदी मनेर, पटना में गंगा में मिलती है। ओके दोस्तों, मनेर जो है मनेर पटना में गंगा में मिल जाती है दोस्तों सोन नदी। ओके दोस्तों, और कोइलवर पुल का दूसरा नाम अब्दुल बारी भी है। ओके दोस्तों, कोइलवर पुल जो है दोस्तों सोन नदी पर उसका दूसरा नाम अब्दुल बारी भी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं पुनपुन नदी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। पुनपुन नदी दोस्तों यह नदी जो है पलामू में छोरहा पहाड़ी से निकलती है। तो छोरहा पहाड़ी जो पलामू झारखंड में वहाँ से निकलता है पुनपुन नदी, जो औरंगाबाद, अरवल, पटना से होकर बहती है। पुनपुन नदी फतुहा, पटना में गंगा में मिल जाती है। तो फतुहा जो पटना में है दोस्तों वहाँ पे गंगा में मिल जाती है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है। और पुनपुन नदी भी दक्षिण बिहार की एक मानसूनी नदी है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये सब इसका नदी मिलता है वो दिया है दोस्तों। आगे देखते हैं फाल्गु नदी। फाल्गु नदी फेमस है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। फाल्गु नदी जो है छोटा नागपुर पठार के हजारीबाग से निकलती है। ओके दोस्तों, फाल्गु नदी बिहार में
गया जी में प्रवेश करता है दोस्तों। नीलांजन नदी एवं मोहना नदी जो है बोध गया में मिलकर फाल्गु नदी का निर्माण करता है। ओके दोस्तों, नीलांजन नदी जो है बोध गया में मोहाना से मिलती है। ओके दोस्तों, फाल्गु नदी गया जी एवं जहानाबाद से होकर बहती है और यह जहानाबाद में बराबर पहाड़ियों के समीप 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। फाल्गु नदी की कुल लंबाई पूछेगा तो 150 किलोमीटर है लगभग। आगे हिंदू धर्म के अनुसार यह बिहार की एक महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, जो है फाल्गु नदी। जहाँ पे जाता है लोग दोस्तों, कोई भी मर जाता है आदमी, वहाँ पे गया में जाता है दोस्तों, वहाँ पे कुछ होता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण नदी है फाल्गु नदी। ओके दोस्तों, पूछता भी है क्वेश्चन, महत्वपूर्ण नदी, बिहार की महत्वपूर्ण नदी कौन है हिंदू धर्म के अनुसार, तो फाल्गु नदी आंसर मारिएगा आप लोग। ओके दोस्तों, आगे बिहार के मिट्टी के बारे में भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो इसको भी देख लेते हैं। किसी भी क्षेत्र में मिट्टी का निर्माण वहाँ की जलवायु, चट्टान, नदियों तथा तापमान आदि पर निर्भर करता है। तो बिहार की 90% मिट्टी जो है दोस्तों जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। मिट्टी की प्रकृति के अनुसार इसे 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। उत्तर बिहार की मिट्टी यानी उत्तर मैदान की मिट्टी, और दक्षिण बिहार की मिट्टी यानी दक्षिण गंगा मैदान की मिट्टी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। एक और है दोस्तों दक्षिण पठारी क्षेत्र की मिट्टी। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका मिट्टी। उत्तर बिहार की मिट्टी के बारे में अब देखते हैं। उत्तर बिहार की मिट्टी है दोस्तों, उत्तर बिहार की मिट्टी का विस्तार हिमालय के दक्षिण से गंगा नदी के उत्तर तक है। ओके दोस्तों, एक नंबर तराई मिट्टी जो है, तराई मिट्टी है, बिहार के उत्तरी सीमा क्षेत्र में तराई में फैली हुई है। तराई मिट्टी का विस्तार पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक है। ओके दोस्तों, पश्चिमी चंपारण से किशनगंज तक एक संकरी पट्टी जो है 6 से 8 किलोमीटर है। यह मध्यम गुणवत्ता वाली मिट्टी है। ओके दोस्तों, इस मिट्टी का रंग भूरा और हल्का पीला होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। किशनगंज में इसका विस्तार 50 किलोमीटर से अधिक है। सब्जियां, चावल, गन्ना तराई मिट्टी का मुख्य फसल है दोस्तों, जहाँ पे सब्जी, चावल, गन्ना ज़्यादा मुख्य होता है दोस्तों। आगे यह मिट्टी अम्लीय एवं मृदुल होती है। ओके दोस्तों, जो मिट्टी है दोस्तों तराई क्षेत्र में वो अम्लीय एवं मृदुल होती है। ओके दोस्तों, आगे है पीडमोंट या दलदली मिट्टी। पीडमोंट या दलदली मिट्टी जो है बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में इसका विस्तार है। मुख्यतः जो है यह चंपारण से गोपालगंज तक फैला हुआ है दोस्तों। यह गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त है। जो पीडमोंट या दलदली मिट्टी जो है गन्ना के लिए उपयुक्त है दोस्तों। यह मिट्टी औसत या मध्यम उर्वरता वाली होती है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है बाल सुंदरी मिट्टी। ओके दोस्तों, बाल सुंदरी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी इसे कहते हैं। यह चंपारण, सारण, गोपालगंज एवं सीवान जिला में फैला हुआ है दोस्तों। दोमट मिट्टी यह पूर्णिया, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर में भी फैली हुई है। ओके दोस्तों, यह मिट्टी मक्का, आम, तंबाकू, लीची की खेती के लिए उपयुक्त होती है दोस्तों। इस मिट्टी का रंग हल्का पीला होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी। ओके दोस्तों, फेमस है दोस्तों नवीन जलोढ़ मिट्टी या खादर मिट्टी को, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार पूछेगा दोस्तों उत्तरी बिहार के समतल मैदान में इसका विस्तार है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। इस मिट्टी का निर्माण घाघरा गंडक दोआब, गंडक बागमती दोआब, बागमती कमला दोआब और कोसी महानंदा दोआब में हुआ है। ओके दोस्तों, यह उच्च उर्वरता शक्ति वाली मिट्टी है। यह मिट्टी मुख्यतः उत्तर बिहार के बाढ़ क्षेत्रों में पाई जाती है। ओके दोस्तों, यह मिट्टी मुख्यतः धान, जूट, गन्ना, सब्जी के लिए उपयुक्त है। इसे खादर भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, नवीन जलोढ़ मिट्टी जो है उसे खादर भी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे उसको भी। ओके दोस्तों, आगे ये दोस्तों दे दिया है, एक ठो मैप बना दिया है जो पीडमोंट स्वैप मिट्टी जो अभी ऊपर पढ़ रहे थे उसका है दोस्तों। यहाँ पे इधर गंगा है दोस्तों, इधर आगे बहुत सारा चीज़ है दोस्तों। रेड मिट्टी इधर है, रेड लाल पीला यानी लाल हल्का पीला जो है इधर मिलता है दोस्तों। आगे देखते हैं। आगे दोस्तों दक्षिण बिहार की मिट्टी के बारे में देख लेते हैं। यह मिट्टी जो है गंगा के दक्षिण भाग एवं छोटानागपुर पठार के उत्तर भाग के मध्य में विस्तृत है। ओके दोस्तों, बिहार के दक्षिणी भाग में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है तथा यह गंगा के दक्षिणी एवं छोटानागपुर में के उत्तर में फैली हुई है। ओके दोस्तों, ताल मिट्टी जो है यह गंगा के दक्षिण में बक्सर से मुंगेर तक पाई जाती है। बक्सर से मुंगेर तक 5 से 7 किलोमीटर संकरी पट्टी है। ओके दोस्तों, यह औसत गुणवत्ता वाली मिट्टी है। आगे देखते हैं।
यह मिट्टी मुख्यतः दलहनी फसल जैसे मूंग, मसूर, उड़द के लिए उपयुक्त है। ओके दोस्तों, आगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी फेमस है दोस्तों। यह मिट्टी मुख्यतः दक्षिण बिहार के मैदान में पाई जाती है। यह मिट्टी भी नदियों द्वारा निर्मित होती है। गया जी, जहानाबाद, नालंदा, पटना, अरवल, रोहतास पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मुख्य जिले हैं। ओके दोस्तों, ये जो जिला है यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आगे देख लेते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसे बांगर मिट्टी आ गया दोस्तों। बांगर मिट्टी भी कहा जाता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। यह उच्च उर्वरता वाली मिट्टी है। ओके दोस्तों, पुरानी जलोढ़ मिट्टी की मुख्य फसलें धान, सब्जी, दाल, फल आदि है दोस्तों। आगे इसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर मिट्टी है उसे कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन बहुत बार आता है दोस्तों। आगे है दक्षिण पठारी क्षेत्र की मिट्टी। देख लेते हैं लाल एवं पीला मिट्टी। ओके दोस्तों, रेड एवं येलो मिट्टी जो है इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः लौह अयस्क पाया जाता है। यह मध्यम गुणवत्ता वाली मिट्टी है जो कैमूर और रोहतास में पाई जाती है। ओके दोस्तों, आगे है बलथर मिट्टी। बलथर मिट्टी जो है इस प्रकार की मिट्टी मुख्यतः बिहार के दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। यह मिट्टी गया की पहाड़ियों, नवादा की पहाड़ी और नवादा, नालंदा एवं जमुई में पाई जाती है दोस्तों बलथर मिट्टी। इस मिट्टी में भी लौह अयस्क पाया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे इस प्रकार की मिट्टी में रेत और चट्टानी कण भी पाए जाते हैं बलथर मिट्टी में। आगे देखते हैं दोस्तों लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जो है यह मिट्टी मुख्यतः रोहतास और औरंगाबाद, गया जी और नवादा क्षेत्र में पाया जाता है। तो रोहतास, औरंगाबाद, गया जी और नवादा क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है बिहार के। यह मिट्टी बिहार के दक्षिण सीमा पर फैली हुई है, याद रखिएगा। यह मिट्टी जो है उच्च तापमान वाले क्षेत्र में विकसित होती है। आगे बिहार के खनिज। बिहार के खनिज के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों इसी वीडियो में। बिहार के खनिज है दोस्तों 15 नवंबर 2000 को झारखंड नामक नए राज्य का गठन हुआ था। ओके, तो जहाँ पे 96% जो खनिज जो है झारखंड में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, उसी टाइम बिहार का थोड़ा सा अथी हो गया दोस्तों, सब जो खनिज क्षेत्र जितना था वो सब झारखंड में चल गया दोस्तों, जिससे बिहार थोड़ा और पीछे हो गया। ओके दोस्तों, विभाजन के बाद बिहार में केवल 4% ही खनिज बचे। ओके दोस्तों, ये भी कारण है बिहार का पिछड़ेपन का। ओके दोस्तों, 96% जो खनिज झारखंड में चल गए और 4% जो बचा वो बिहार में बचा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है चूना पत्थर। चूना पत्थर यानी बिंद चट्टान में जो पाया जाता है सीमेंट उद्योग में प्रयुक्त होता है दोस्तों। बिहार के दक्षिण पश्चिम में अथवा कैमूर पहाड़ियों में और बिंद चट्टानों में पाया जाता है ये चूना पत्थर। ओके दोस्तों, आगे इसके बारे में देख लेते हैं ऊपर। आगे दोस्तों जो कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में भी पाया जाता है। ओके दोस्तों, सबसे बड़ा चूना पत्थर खनन रोहतास की अमझोर पहाड़िया में है। ओके दोस्तों, अमझोर जो पहाड़िया रोहतास में है वहाँ पे है सबसे बड़ा चूना पत्थर खनन। ओके दोस्तों, आगे सीमेंट कारखाने। डालमिया नगर सीमेंट कारखाना जो रोहतास में स्थित है दोस्तों। दूसरा है कल्याणपुर सीमेंट जो रोहतास में भी है और सिटी सीमेंट जो औरंगाबाद में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। पायराइट। पायराइट भी पाया जाता है दोस्तों। पायराइट जो है रासायनिक उद्योग में प्रयुक्त होता है। पायराइट से सल्फर भी बनाया जाता है। भारत का 95% पायराइट जो है केवल बिहार यानी रोहतास में है। ओके दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत का 95% जो पायराइट है केवल बिहार के रोहतास में है। ओके दोस्तों, पायराइट जो है फॉस्फेट केमिकल लिमिटेड यानी PPCL रोहतास में है, जो पायराइट पर शोध भी कर रहा है अभी और कुछ। ओके दोस्तों, आगे है डोलामाइट। डोलामाइट जो है बिंद चट्टान में पाया जाता है, जो कैमूर और रोहतास में पाए जाने वाले पत्थर का एक प्रकार है दोस्तों। बिंद चट्टान में पाया जाता है, जो कैमूर पहाड़िया है में भी पाया जाता है दोस्तों ये। आगे है बक्साइट। बक्साइट जो है एल्युमिनियम से संबंधित है दोस्तों। बक्साइट का भंडारण होता है। ओके दोस्तों, एल्युमिनियम का एक अयस्क है, रोहतास एवं मुंगेर में पाया जाता है बक्साइट। ओके दोस्तों, आगे लौह अयस्क यानी धारवाड़ चट्टान में लौह अयस्क पाया जाता है, दक्षिण पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, गया जी, नवादा, जहानाबाद, मुंगेर। ओके दोस्तों, जो हेमेटाइट बड़ी मात्रा में पाया जाता है। हेमेटाइट जो अयस्क है लोहा का वो बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है यहाँ दोस्तों धारवाड़ की चट्टान में। ओके दोस्तों, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन आता है और ध्यान से सुनिएगा और बार बार देखिएगा या नोट भी कर लीजिएगा दोस्तों, और आराम से देखकर या स्पीड बढ़ाकर भी आप लोग देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अभ्रक। अभ्रक आगे देखते हैं। अभ्रक जो खनिज है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयुक्त होता है दोस्तों, अधात्विक होता है अभ्रक, ऊष्मा का सुचालक एवं विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा। अभ्रक जो ऊष्मा का सुचालक होता है और विद्युत का कुचालक होता है, जो मुख्यतः नालंदा, गया जी, मुंगेर, जमुई में पाया जाता है दोस्तों। आगे लिथियम भी। लिथियम का भी दोस्तों भंडारण है, सिर्फ खनन नहीं है। ओके दोस्तों, जो गया जी में स्थित है दोस्तों लिथियम का भंडारण। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं।
आगे यूरेनियम का भी केवल भंडारण है दोस्तों, गया जी में भी ये भी पाया जाता है। टीन भी गया जी में भंडारण है। ओके दोस्तों, टीन जो है वो भी गया जी में मिलता है, भंडारण किया गया है। सोना दोस्तों, सोना जो है जमुई, मुंगेर, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। अभी हाल ही में कोई न्यूज आया था दोस्तों, जमुई में सर्वाधिक सोना देश का है, वो भी पता नहीं सही है कि गलत। आगे सिलेट, सिलेट जो है दोस्तों कारगपुर पहाड़िया यानी मुंगेर में पाया जाता है दोस्तों सिलेट, याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है पेट्रोलियम। ओके दोस्तों, पेट्रोलियम जो है रिफाइनरी पश्चिम चंपारण एवं बरौनी में स्थित है। ओके दोस्तों, पश्चिम चंपारण एवं बरौनी में जो है तेल शोधक कारखाना जो है बहुत पुराना है दोस्तों, बरौनी वाला तो बहुत पुराना है दोस्तों। आगे देखा सिलिका, सिलिका जो है दोस्तों भागलपुर में पाया जाता है, जो कांच बनाने, चूड़ी बनाने के लिए भी दोस्तों भागलपुर में प्रयोग किया जाता है। जो सिलिका जो है आमतौर पे भागलपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा। चाइना क्ले, चाइना क्ले होता है दोस्तों जो भागलपुर में पाया जाता है, कप एवं प्लेट बनाने में सहायक है दोस्तों चाइना क्ले। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट जो है दोस्तों क्रेशर कारखाने में प्रयुक्त होता है, जो रसों में प्रयुक्त चट्टान का प्रकार, और दक्षिण बिहार में पाया जाता है दोस्तों, जैसे जहानाबाद, गया जी, नवादा, जमुई, बांका में पाया जाता है दोस्तों ग्रेनाइट। ओके दोस्तों, आगे क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट जो है बिहार के दक्षिणी पठार में क्षेत्र में पाया जाता है, इसे में गया जी, नवादा, औरंगाबाद में पाई जाने वाली चट्टान है दोस्तों क्वार्टजाइट। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कोयला दोस्तों, कोयला जो है भागलपुर में भंडार है दोस्तों कोयला का। अधिकांश कोयला तो दोस्तों झारखंड में चला गया है, लेकिन भागलपुर में भी मिलता है। ओके दोस्तों, फील्डस्पार चट्टान, फील्डस्पार चट्टान जो है गया में पाया जाता है दोस्तों। पृथ्वी के भूप्रपट्टी का 60% जो है फील्डस्पार चट्टान। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बिहार के गर्म जल झरने। ओके दोस्तों, झरना जो है गर्म जल झरना, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों राजगीर, राजगीर में दोस्तों है, सॉरी दोस्तों, राजगीर में दोस्तों आपको मिलेगा गोमुख कुंड, ब्रह्म कुंड और सूर्य कुंड, जो झरना मिलेगा वो राजगीर में स्थित है। ये अग्नि कुंड पूछेगा दोस्तों तो गया जी में मिलेगा आपको। आगे देखते हैं, आगे मुंगेर में दोस्तों राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, ऋषि कुंड, भीम कुंड, श्रृंगार कुंड और भरारी कुंड जो है वो मुंगेर में आपको मिलेगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, सिंचाई, आगे सिंचाई देख लेते हैं दोस्तों। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। ओके दोस्तों, यहाँ की 74% जनसंख्या जो है अभी भी कृषि पर निर्भर है, तथा यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पे आधारित है। ओके दोस्तों, मानसून पे आधारित है यहाँ बिहार की कृषि। आगे देख लेते हैं कृषि के बारे में, और सिंचाई के स्रोत देख लेते हैं दोस्तों बिहार में कैसा है। तो बिहार में जो सिंचाई मुख्यतः नहर, तालाब और ट्यूबवेल और कुओं द्वारा की जाती है। ओके दोस्तों, सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल और कुल सिंचाई का 63 यानी लगभग 64% जो है ट्यूबवेल से होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद कुल नहर सिंचाई है, नहर सिंचाई का दोस्तों 30% जो है नहर से सिंचाई होता है, और बिहार में कुल सिंचित क्षेत्र जो है 54.93 लाख हेक्टेयर है। ओके दोस्तों, और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जो है रोहतास में है दोस्तों 3.4 लाख हेक्टेयर। ओके दोस्तों, न्यूनतम सिंचित क्षेत्र पूछेगा तो शिवहर में है आपका 0.26 लाख हेक्टेयर भूमि। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं, अगले नदी घाटी परियोजनाएं देख लेते हैं दोस्तों, इससे भी क्वेश्चन आता है। गंडक परियोजना है दोस्तों, गंडक नदी परियोजना भारत सरकार की सहायता से बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त समझौता के आधार पर नेपाल भी लाभान्वित है दोस्तों गंडक नदी परियोजना से। ओके दोस्तों, गंडक परियोजना में बिहार में भैंसालोटन में 837.8 मीटर लंबा बैराज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत नहरों का निर्माण किया गया है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। ये हो गया दोस्तों आपका गंडक रिवर यानी गंडक नदी हो गया दोस्तों। ये है भैंसालोटन त्रिवेणी कैनाल यानी नहर है दोस्तों। वेस्ट त्रिवेणी कैनाल इधर है ईस्ट त्रिवेणी कैनाल। ओके दोस्तों, यहाँ पे भैंसालोटन है जो गंडक नदी पे है दोस्तों, गंडक नदी परियोजना। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर है दोस्तों और पश्चिमी त्रिवेणी नहर इसी से संबंधित है दोस्तों। पूर्वी त्रिवेणी नहर के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी त्रिवेणी नहर जो है वो तिरहुत नहर भी कहा जाता है इसे दोस्तों। इस नहर से लाभान्वित होने वाला जिला है पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर। ओके दोस्तों, और सर्वाधिक लाभ पश्चिमी चंपारण को मिलता है पूर्वी त्रिवेणी नहर से। ओके दोस्तों, इस नहर प्रणाली की कुल लंबाई 293 किलोमीटर है। आगे देखते हैं पश्चिमी त्रिवेणी नहर है दोस्तों, कुल लंबाई इसका 200 किलोमीटर है,
और इसमें 49 किलोमीटर नेपाल में भी है दोस्तों, पश्चिमी त्रिवेणी नहर में। 112 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश में है और 69 किलोमीटर मात्र बिहार में है। ओके दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और उत्तर प्रदेश, नेपाल तो है ही दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य हो गया। और बिहार का जिला पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भी फेमस है दोस्तों। कोसी परियोजना देख लेते हैं। कोसी परियोजना 1954 में भारत सरकार एवं नेपाल सरकार की आपसी सहमति के आधार पर शुरू की गई थी। यह 1965 में पूरी हुई। ओके दोस्तों, इस परियोजना के अंतर्गत 3 नहर का निर्माण किया गया था। देख लेते हैं यहाँ के दोस्तों कौन कौन नहर है। 3 नहर दोस्तों आपका है, पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर। ये तीनों नहर का निर्माण किया गया था दोस्तों 1965 में। ओके दोस्तों, 1954 में हुआ था, जो 1965 में पूरा हुआ। उसके तहत 3 नहर का निर्माण किया गया था। पूर्वी कोसी नहर जो है दोस्तों पूर्णिया और अररिया आदि संबंधित है इससे दोस्तों। पश्चिमी कोसी नहर है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल आदि संबंधित है दोस्तों। राजपुर नहर मधेपुरा, सहरसा और सुपौल इससे लाभान्वित है दोस्तों सिंचाई के लिए। आगे सोन परियोजना। सोन नदी परियोजना जो है दोस्तों, सोन नहर का निर्माण 1873-74 में सबसे पुरानी नहर है दोस्तों, देहरी और सोन नामक स्थान पर किया गया था, जो सबसे पुरानी नहर है दोस्तों। और पूर्वी सोन नहर से है दोस्तों औरंगाबाद, अरवल और गया जी लाभान्वित है दोस्तों। और पश्चिमी सोन नहर से पूछेगा तो रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर इससे लाभान्वित होता है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं प्रमुख जलप्रपात। ओके दोस्तों, बिहार का प्रमुख जो है जलप्रपात भी देख लेते हैं। जलप्रपात से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों। ककोला जलप्रपात एक जो है फेमस है दोस्तों, ककोला जलप्रपात जो नवादा जिला में स्थित है बिहार के। आगे देखते हैं दोस्तों, जो शहर के दक्षिण पूर्व में ककोलत की पहाड़िया पर स्थित है दोस्तों ककोला जलप्रपात। ककोला जलप्रपात लोहारी नदी का एक भाग है। यह जलप्रपात की कुल ऊंचाई 47 मीटर है। ओके दोस्तों, इसका कुल ऊंचाई पूछेगा 47 मीटर है। उसके बाद है सुखलधारी जलप्रपात। सुखलधारी जलप्रपात जो है उत्तर प्रदेश में बिहार के सीमा पर स्थित है। ओके दोस्तों, जब कनहर नदी लगभग 100 फीट ऊंचाई से गिरती है तो यह जलप्रपात बनता है। ओके दोस्तों, कनहर नदी से संबंधित है सुखलधारी जलप्रपात। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दुर्गावती। दुर्गावती जलप्रपात पूछेगा दोस्तों, तो यह जलप्रपात जो है रोहतास के छनपार गांव के समीप फुलवरिया नदी पर 91 मीटर ऊंचा है। ओके दोस्तों, दुर्गावती जलप्रपात जो है 91 मीटर ऊंचा है फुलवरिया नदी पर। ओके दोस्तों, जो है रोहतास के छनपापुर गांव के समीप में। ओके दोस्तों, 4 है धुआं कुंड जलप्रपात। धुआं कुंड या धूर कुंड जलप्रपात है। यह जलप्रपात सासाराम के ताराचंडी में कब नदी पर है। कब नदी पर स्थित है धुआं कुंड जलप्रपात या धूर कुंड जलप्रपात। 5 है तुतला भवानी या सासाराम में है दोस्तों। तुतला भवानी जो है मझार कुंड रोहतास में है दोस्तों। और तुल्हार कुंड जो कैमूर में स्थित है। और कशिश जलप्रपात जो है दोस्तों सासाराम में स्थित है। कशिश जलप्रपात पूछेगा तो सासाराम में ही है। ओके दोस्तों, तुतला भवानी जलप्रपात पूछेगा सासाराम में है। और एक मझार कुंड जो है रोहतास में है। और तुल्हार कुंड जो है कैमूर में है। और कशिश जलप्रपात पूछेगा दोस्तों तो सासाराम में है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे महत्वपूर्ण जलाशय दिया है दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं, इसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके दोस्तों, बिहार का सबसे बड़ा जलाशय जो है राजगीर में स्थित है। ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, गोमुख कुंड ये सब दोस्तों राजगीर में है, जो सबसे गर्म है। ओके दोस्तों, गोमुख कुंड, सूर्यकुंड, ब्रह्मकुंड जो है राजगीर में है, जो सबसे गर्म। ब्रह्मकुंड जो है दोस्तों सबसे गर्म है। और ये सूर्यकुंड, गोमुख जो है राजगीर में ही है। लक्ष्मण कुंड पूछेगा दोस्तों, अभी ऊपर देखे भी है दोस्तों एक बार, मुंगेर में है दोस्तों। भारी कुंड, श्रृंगऋषि कुंड ये सब मुंगेर में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये जलप्रपात हो गया आपका दोस्तों। और नीचे जो देखे थे अभी उसको ऊपर अब झीलें देख लेते हैं दोस्तों। झील भी बिहार में है, उसको भी देख लेते हैं। झील जो उत्तर बिहार में मुख्यतः नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण अनेक झीलों का निर्माण हुआ है। ओके दोस्तों, जिसमें कांवर झील या कांवरताल झील बोलते हैं इसको, जो बेगूसराय में स्थित है। ये झील का विस्तार लगभग 16 किलोमीटर। ओके दोस्तों, नवंबर से दिसंबर तक यहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। ओके दोस्तों, यहाँ प्राणी शास्त्रों द्वारा शोध करने के लिए एक पक्षी
बलयन केंद्र भी स्थापित किया गया है। जुलाई 2020 में इसे भारत के 39वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। जो बिहार का पहला रामसर स्थल पूछेगा तो यही है दोस्तों कांवरताल झील, जो बेगूसराय में स्थित है। ओके दोस्तों, दूसरा है गोगीबिल झील। गोगीबिल झील जो है दोस्तों कटिहार में स्थित है। तीसरा है सिमरी झील। सिमरी झील जो है सहरसा से 25 किलोमीटर दूर सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड में स्थित है। इसका आकार घोड़े की नाल के समान है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं कुशेश्वर स्थान झील एक है दोस्तों, जो दरभंगा के कुशेश्वर प्रखंड में स्थित है तथा मत्स्य पालन केंद्र यहीं पे है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे खड़गपुर झील भी है दोस्तों। खड़गपुर झील एक जो मुंगेर में स्थित है। अजय झील है दोस्तों, जो कैमूर में है। जगतपुर झील दोस्तों पूछेगा कहाँ है, तो ये भागलपुर में है दोस्तों। और मत्स्यगंधा झील जो है सहरसा में है। और उदयपुर झील पूछेगा दोस्तों, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ओके दोस्तों, गोगीबिल और उदयपुर को साइट में शामिल किया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा आप लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, जनगणना के बारे में भी देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। जो बिहार का जनगणना हुआ था 2011 में, उसको भी देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या पूछेगा दोस्तों, तो इतना हो जाएगा दोस्तों 10,40,99,452 हो जाएगा दोस्तों। और भारत की कुल जनसंख्या का प्रतिशत पूछेगा तो 8.6% हो जाएगा। तो बिहार का जनसंख्या है दोस्तों भारत की कुल जनसंख्या का। पुरुष पूछेगा तो 5,42,78,157 हो जाएगा दोस्तों। महिला पूछेगा तो 4,98,21,295। दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या पूछेगा तो सबसे अधिक है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या बिहार में, 9 करोड़ लगभग हो जाएगा। 9,23,41,41,436, यानी लगभग 88 या 89% जो है दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या है। और मात्र 11.3% जो है, या 11 या 12 माने 11.5% दोस्तों, 11% ही रखिए उसको, शहरी जनसंख्या यानी 1,17,58,16 व्यक्ति। ओके दोस्तों, 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग की जनसंख्या पूछेगा तो 1,91,33,964 हो जाएगा दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। ओके दोस्तों, कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान। प्रथम स्थान आपका यूपी का है, दूसरा महाराष्ट्र का है और तीसरा बिहार का हो जाएगा। ओके दोस्तों, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका 13वां स्थान है बिहार का। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों झीलों की संख्या दोस्तों 38 है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताते हैं आपको। दशक की वृद्धि पूछेगा तो 25.4% हुआ था। और जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो 1106 यानी 18वें स्थान पर है दोस्तों। और लिंगानुपात पूछेगा तो 918 था दोस्तों, 25वें स्थान पर लिंगानुपात के अनुसार 25वें स्थान पर था। और बिहार का लिंगानुपात पूछेगा तो 918 था। ओके दोस्तों, और बाल लिंगानुपात पूछेगा तो 935 था बिहार का। और साक्षरता दर पूछेगा तो 61.8% था दोस्तों। ओके दोस्तों, पुरुष साक्षरता दर 71.2% और महिला साक्षरता दर पूछेगा तो मात्र 51.5% होगा। ओके दोस्तों, और अनुसूचित जाति की जनसंख्या पूछेगा तो ये भी दोस्तों 15% लगभग था, 1,65,67,325। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या पूछेगा यानी एसटी की, तो ये मात्र दोस्तों 1.3% है, यानी 13,36,573। ओके दोस्तों, शहरीकरण पूछेगा तो मात्र 11.3% शहरीकरण हुआ है। ओके दोस्तों, और सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिला पूछेगा दोस्तों, तो पहला है पटना यानी 58 लाख लगभग है दोस्तों। उसके बाद पूर्वी चंपारण होगा, उसके बाद मुजफ्फरपुर, मधुबनी, गया होगा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे है न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। ओके दोस्तों, पहला है शेखपुरा हो जाएगा आपका, उसके बाद शिवहर है, उसके बाद अरवल है, उसके बाद लखीसराय है, उसके बाद जहानाबाद है दोस्तों सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। ओके दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले में मधेपुरा है दोस्तों, जो 31.2% वृद्धि किया था। उसके बाद किशनगंज, अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण होगा। ओके दोस्तों, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर पूछेगा तो न्यूनतम गोपालगंज का था दोस्तों 19.2%। ओके दोस्तों, उसके बाद दरभंगा, मुंगेर, रोहतास और शेखपुरा। ओके दोस्तों, आगे है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के दशकीय वृद्धि दर पूछेगा तो 25.4% था। और राष्ट्रीय वृद्धि दर पूछेगा तो 17.7% से 7.7% अधिक था। ओके दोस्तों, यानी 17.7% था राष्ट्रीय वृद्धि दर, और पूछेगा उससे कितना था 7.7
25.7% अधिक था दोस्तों बिहार का दशकीय वृद्धि दर जो था 25.4%। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछेगा वाले 5 जिला पूछेगा दोस्तों, तो शिवहर है 1880, उसके बाद पटना है 1823, उसके बाद दरभंगा है 1728, उसके बाद वैशाली 1717, उसके बाद बेगूसराय है 1549। ओके दोस्तों, उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछेगा तो कैमूर है 488, मात्र 488 दोस्तों, और जमुई 568, और बांका, पश्चिम चंपारण, रोहतास जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की जनसंख्या दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले हैं दोस्तों, गया है, पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, जहाँ पे सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC की जनसंख्या। ओके दोस्तों, न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले। ओके, तो सर्वाधिक वाला तो वो है दोस्तों, न्यूनतम वाला हो जाएगा शिवहर, किशनगंज, शेखपुरा, अरवल, लखीसराय, जहाँ पे न्यूनतम अनुसूचित जाति पाया जाता है यानी SC। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अनुसूचित जनजाति। ओके दोस्तों, यानी ST जो है मुख्यतः सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं दोस्तों, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, पूर्णिया, बांका, सीवान जो है दोस्तों सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी ST जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। और न्यूनतम है दोस्तों ST जनसंख्या वाले जिले जो शिवहर, अरवल, शेखपुरा, खगड़िया और औरंगाबाद हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे लिंगानुपात देख लेते हैं दोस्तों। 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। पहला है दोस्तों गोपालगंज, उसके बाद है आपका सीवान, उसके बाद है सारण भी है दोस्तों, सारण से हम बिलोंग करते हैं दोस्तों। सारण के है 954 सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है दोस्तों। उसके बाद किशनगंज है 950, नवादा का है 939। ओके दोस्तों, याद गोपालगंज याद रखिएगा, यहाँ पे 10/21 लिंगानुपात है। ओके दोस्तों, थोड़ा सा और देख लेते हैं दोस्तों। ये पार्ट 1 रहा, इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे दोस्तों बहुत जल्द। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिला पूछेगा दोस्तों, तो ये रहा आपका मुंगेर हो गया सबसे कम, जहाँ पे 876 मात्र है दोस्तों लिंगानुपात। उसके बाद भागलपुर जहाँ पे 880 है दोस्तों, खगड़िया है उसके बाद 886, शिवहर है 893, और बेगूसराय पूछेगा दोस्तों या वैशाली दोनों का लगभग 895 है। ओके दोस्तों, सर्वाधिक बाल लिंगानुपात पूछेगा 0 से 6 वर्ष, तो किशनगंज, कटिहार और गया जी का है दोस्तों। न्यूनतम बाल लिंगानुपात पूछेगा तो वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर का है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले 5 जिला पूछेगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों आपका 1 नंबर पे रोहतास है जहाँ पे 73.37% है। ये सब दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है। उसका पटना है दोस्तों जो 70.68%, उसके बाद भोजपुर है, उसके बाद मुंगेर है, उसके बाद औरंगाबाद है। ओके दोस्तों, न्यूनतम साक्षरता दर वाले 5 जिला पूछेगा, तो ये रहा आपका दोस्तों पूर्णिया है, सीतामढ़ी है, कटिहार है, मधेपुरा है, सहरसा। यानी पूर्णिया का लगभग 51% है, सीतामढ़ी का 52% है, कटिहार का 52.24 है, मधेपुरा का 52.25% है। ओके दोस्तों, पूर्णिया का याद रखिएगा 51.08% है न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला। ओके दोस्तों, जहाँ से आपका पप्पू यादव सांसद भी है दोस्तों। आगे देखते हैं सर्वाधिक जो निर्दलीय है, पप्पू यादव जो है निर्दलीय सांसद है दोस्तों पूर्णिया से ही। आगे देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला पूछेगा कौन है, तो रोहतास है दोस्तों, जहाँ का है पुरुष साक्षरता दर 82.88% है। ओके दोस्तों, उसका सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो ये भी रोहतास ही है दोस्तों, 62.07%। ओके दोस्तों, और सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पूछेगा तो ये है आपका पटना हो जाएगा दोस्तों, 43.1%, यानी लगभग 25,14,590 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद भागलपुर होगा, गया होगा, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले जिले हो जाएंगे दोस्तों शिवहर, अरवल, कैमूर, उसके बाद खगड़िया, उसके बाद मधेपुरा। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बिहार की विभिन्न जनजातियाँ भी देख लेते हैं दोस्तों थोड़ा सा। बिहार की विभिन्न जनजातियाँ जो है आपका संथाल हो जाएगा दोस्तों, जो यह बिहार की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। यह पूर्णिया, भागलपुर, सहरसा आदि में निवास करती है। ये जनजातियाँ मुख्यतः झारखंड में निवास करती है। ओके दोस्तों, उसके बाद उराव जनजाति है दोस्तों, ये दक्षिण बिहार का छोटा नागपुर क्षेत्र यानी भागलपुर, यह अधिकतर झारखंड में पाई जाती है। उराव भी जनजाति दोस्तों अधिकतर झारखंड में पाया जाता है। उसके बाद गोंड है दोस्तों, गोंड जो मुख्यतः छपरा, चंपारण और रोहतास में पाया जाता है गोंड जनजाति। ओके दोस्तों, खैरवार जो है खैरवार जनजाति मुख्यतः रोहतास में पाया जाता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है गोरैत जनजाति। गोरैत जनजाति जो है बिहार के गया एवं भोजपुर में पाई जाने वाली यह एक जनजाति है
जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड समूह से संबंधित है। इनके सामाजिक जीवन में परिवार सबसे छोटी इकाई माना जाता है। ओके दोस्तों, आगे बिहार की अन्य जनजाति है दोस्तों चेरो, कोरा, कोरवा, मुंडा जनजाति जो बिहार के अन्य जनजाति है दोस्तों जो पाई जाती है बिहार में। आगे देखते हैं भारतीय वन रिपोर्ट 2023 भी देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का वन आवरण लगभग 7532.45 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 8% है। ओके दोस्तों, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1% लगभग 7.84% था, जो बढ़ के 8% हो गया। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं सर्वाधिक वन आवरण वाला जिला पूछेगा तो आपका कैमूर हो जाएगा दोस्तों 285 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद पश्चिम चंपारण हो जाएगा 903.23 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जमुई हो जाएगा 670.84 वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम वन आवरण वाला जिला पूछेगा तो शेखपुरा हो जाएगा 0.8289 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद अरवल हो जाएगा 4.20 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बक्सर हो जाएगा 6.01 वर्ग किलोमीटर। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं बिहार में दोस्तों जो वन्य जीव अभयारण्य फेमस है दोस्तों और पक्षी अभयारण्य, ये भी देख लेते हैं दोस्तों। आ सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन। पहला है वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य। ओके दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण में 880 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दूसरा है काला भालू और भारतीय तेंदुआ, भैंस, सांभर, बंदर जो है बिहार का एकमात्र वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों। ओके दोस्तों, यहाँ पे काला भालू, भारतीय तेंदुआ, भैंस, सांभर, बंदर है। ओके दोस्तों, वाल्मीकि बाघ आरक्षित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में स्थित है। ओके दोस्तों, आगे है चार भीमबाध वन्य जीव अभयारण्य जो है ये मुंगेर में स्थित है, जो 681.90 वर्ग किलोमीटर फैला है। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं आगे है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य दोस्तों है गया जी में है। संजय गांधी उद्यान जो है पटना में है। उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा, इसको अभी हाल ही में शामिल किया गया है दोस्तों, जो पश्चिमी चंपारण में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य पूछेगा तो दरभंगा में स्थित है। आगे है बरेली झील पक्षी अभयारण्य जो हाजीपुर वैशाली में है। याद रखिए बरेला झील पक्षी अभयारण्य हाजीपुर वैशाली में है। नकटी नागी नकटी जो है दोस्तों नकटी और नागी बांध पक्षी अभयारण्य जो जमुई में है, इसको भी शामिल किया गया है अमूर्त धरोहर में। ओके दोस्तों, उसके कंवर झील या कंवरताल झील जो है दोस्तों बेगूसराय में स्थित है। उसके बाद देखते हैं विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर में स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा भी है दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य जो है भागलपुर में स्थित है। उसके बाद है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य जो 1504.98 किलोमीटर है दोस्तों, जो कैमूर बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य पूछेगा दोस्तों तो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य ही है। ओके दोस्तों, आगे है राजगीर वन्य जीव अभयारण्य जो नालंदा में स्थित है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे है बिहार में उद्योग भी देख लीजिए दोस्तों। चीनी उद्योग जो बिहार में 28 चीनी मिलें हैं, जिनमें से 9 चालू है, जिनमें से प्रमुख जिला समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी है दोस्तों। उसके बाद है फ्लाइड वुड उद्योग जो हाजीपुर है दोस्तों फ्लाइड वुड उद्योग में। आगे देखते हैं आगे है दोस्तों चिकित्सा एवं औषधि उद्योग में हाजीपुर ही संबंधित है दोस्तों। सीमेंट उद्योग रोहतास और औरंगाबाद संबंधित। कपड़ा और रेशम उद्योग में दोस्तों भागलपुर है, इस सिल्क सिटी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। उसके बाद है कपास एवं कपड़ा उद्योग जो गया जी और भागलपुर पूर्णिया संबंधित है दोस्तों। आगे देखते हैं आगे दोस्तों खनिज उद्योग से है रोहतास, गया जी और मुंगेर हो जाएगा दोस्तों। 8वां है जूट उद्योग से पूर्णिया संबंधित है दोस्तों। जूट उद्योग पाया जाता है वहाँ पे। चाय उद्योग में किशनगंज, कटिहार और अररिया संबंधित है दोस्तों चाय उद्योग के लिए। उसके बाद पोठिया ब्लॉक तथा ठाकुरगंज ब्लॉक चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ओके दोस्तों, आगे है रेल व्हील प्लांट है दोस्तों जो मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर है दोस्तों। रेल व्हील प्लांट जो बेला दरियापुर में है दोस्तों, जो सारण डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ओके दोस्तों, रेल इंजन कारखाना जो है दोस्तों जमालपुर मुंगेर में स्थित है दोस्तों। उसके बाद रेल बोगी कारखाना जो मुकामा पटना में स्थित है दोस्तों रेल बोगी कारखाना। ओके दोस्तों, और मध्य पूर्व रेलवे क्षेत्र यानी मध्य पूर्व रेलवे क्षेत्र जो है दोस्तों H10 हाजीपुर में स्थित है दोस्तों। जोनल रेलवे मध्य पूर्व मध्य रेलवे। ओके दोस्तों, ECR बोलते हैं उसको ECR। ओके दोस्तों,
ईस्ट सेंट्रल रेलवे भी बोलते हैं। और रेल इंजन निर्माण एक है दोस्तों मधेपुरा में भी स्थित है, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों कोल्हू उद्योग। कोल्हू उद्योग जो है गया जी, जहानाबाद, जमुई, मुंगेर में स्थित है दोस्तों। 15 है सिंदूर उद्योग। सिंदूर उद्योग जो है दोस्तों लखीसराय में है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों बिहार आपदा प्रबंधन। बिहार आपदा प्रबंधन से देख लेते हैं दोस्तों। बिहार का भूकंप क्षेत्र लगभग बिहार में है दोस्तों जोन 5 यानी सर्वाधिक खतरनाक, जोन 4 यानी, उसके बाद जोन 3 है दोस्तों। मधुबनी और सुपौल पूरी तरह से जोन 5 में आते हैं। मधुबनी और सुपौल जो है दोस्तों पूरी तरह से जोन 5 यानी सर्वाधिक खतरनाक क्षेत्र में आते हैं मधुबनी और सुपौल। जोन 4 में आता है दोस्तों पटना, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ओके दोस्तों जोन 3 में आएगा दोस्तों आपका गया, औरंगाबाद, रोहतास। ओके दोस्तों आगे देखते हैं प्रमुख फसल है दोस्तों जो है उत्पादन के आधार पर जिला का वर्गीकरण। ओके दोस्तों चावल में है दोस्तों बेगूसराय है दोस्तों, रोहतास और औरंगाबाद। ओके दोस्तों कम उत्पादन वाला जिला है दोस्तों बेगूसराय और अधिक उत्पादन करने वाला है रोहतास और औरंगाबाद। ओके दोस्तों चावल में। और गेहूं में पूछेगा सबसे कम उत्पादन करता है अरवल, उसके बाद है रोहतास और मुजफ्फरपुर जो है सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं आगे है दोस्तों मक्का। मक्का में हो जाएगा दोस्तों अरवल सबसे कम हो जाएगा, कटिहार सबसे अधिक होगा। ओके दोस्तों दाल में हो जाएगा आपका पूर्णिया सबसे कम और पटना जो हो जाएगा दाल में सबसे अधिक। ओके दोस्तों और गन्ना यानी जो ऊख होता है या ईख होता है दोस्तों पूर्णिया सबसे कम हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण जो है सबसे अधिक। ओके दोस्तों पटसन या जूट में हो जाएगा दोस्तों पूर्णिया सबसे अधिक हो जाएगा आपका। चाय में हो जाएगा दोस्तों किशनगंज सबसे यदि अच्छी, किशनगंज में मुख्यतः होता है दोस्तों और कहीं नहीं होता है। ओके दोस्तों और रागी या मरुआ बोलते हैं उसको, मरुआ का रोटी या कुछ भी होता है दोस्तों जो मुख्यतः सुपौल, दरभंगा, गया जी में मिलता है मरुआ। ओके दोस्तों आगे देखते हैं और मिथिला मखाना जो फेमस है दोस्तों बिहार का, जो मुख्यतः पाया जाता है आपका दरभंगा, कटिहार, अररिया और किशनगंज क्षेत्र में मिथिला मखाना मिलेगा। ओके दोस्तों केला के लिए दोस्तों पूछेगा तो मधेपुरा फेमस है दोस्तों सबसे ज़्यादा। अमरूद के लिए पूछेगा तो नालंदा है दोस्तों। लीची के लिए पूछेगा तो ये भी नालंदा हो जाएगा दोस्तों। क्या देखिएगा मुजफ्फरपुर में जो है लीची के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों मुजफ्फरपुर भी। आगे आम के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा भागलपुर और दरभंगा हो जाएगा आपका। ओके दोस्तों आगे जीआई टैग भी देख लेते हैं दोस्तों इसी वीडियो में। जीआई टैग दोस्तों देख लेते हैं शाही लीची। अभी बोले दोस्तों जो मुजफ्फरपुर संबंधित शाही लीची से, दूसरा जर्दालू आम है जो भागलपुर संबंधित है, तीसरा कतरनी चावल जो बहुत फेमस है दोस्तों, पूछा भी है, जो भागलपुर और बांका से संबंधित है कतरनी चावल। ओके दोस्तों उसके बाद है मगही पान संबंधित है मगध क्षेत्र से दोस्तों। और मिथिला मखाना जो फेमस है दोस्तों यह मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद मार्चा चावल जो है पश्चिम चंपारण से संबंधित है। उसके मधुबनी पेंटिंग जो है मधुबनी से संबंधित है दोस्तों। सुजनी कढ़ाई ये भी पूछा है दोस्तों, सुजनी कढ़ाई जो है अंग क्षेत्र भागलपुर से संबंधित है सुजनी कढ़ाई। ओके दोस्तों और गाय जी की पत्थर की कला या शिला का कला जो फेमस है जीआई टैग मिला है दोस्तों। आगे देखा सिलाव खाजा भी क्वेश्चन पूछ दिया दोस्तों, जो नालंदा में के लिए मिला है दोस्तों सिलाव खाजा के लिए जीआई टैग। ओके दोस्तों आगे देखते हैं बिहार परिवहन से भी देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों। बिहार परिवहन में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई देख लेते हैं दोस्तों। 2024-25 तक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग यानी एनएच की कुल लंबाई लगभग 6132 से 6155 किलोमीटर है। दोस्तों बिहार राज्य में राजमार्ग यानी एसएच की कुल लंबाई 3714 से 4006 किलोमीटर है। ओके दोस्तों और एनएच नेशनल हाईवे है दोस्तों 6132 से 6155 किलोमीटर और एसएच है दोस्तों स्टेट हाईवे, कुल लंबाई है दोस्तों 3714 से 4006 किलोमीटर। ओके दोस्तों प्रमुख परियोजनाएं या और उन्नति देख लेते हैं दोस्तों। एनएच नेशनल हाईवे 119A जो है दोस्तों पटना, आरा, सासाराम राजमार्ग है NH 119A। NH 227 होगा तो NH 227 जो है दोस्तों शिवहर और सीतामढ़ी वाला जो है दोस्तों आगे है। आगे NH 2 है दोस्तों जो कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जी संबंधित है। ओके दोस्तों जो नेशनल हाईवे से है और नेशनल हाईवे के सिर्फ 3 जिला दोस्तों पटना, मधुबनी और मुजफ्फरपुर है। ओके दोस्तों नेशनल हाईवे के निचले 3 जिले पूछेगा तो शिवहर, शेखपुरा और लखीसराय होगा। ओके दोस्तों आगे देख लेते हैं थोड़ा दोस्तों। बिहार में रेलवे सेक्टर में पूछेगा आपका तब 2025 तक बिहार के कुल रेल मार्ग की लंबाई लगभग 7101 किलोमीटर तक पहुंच गई है। ओके दोस्तों बिहार में विमानन क्षेत्र पूछेगा तो जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना यानी
जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो पटना में स्थित है, गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गया में है दोस्तों, दरभंगा हवाई अड्डा जो दरभंगा में घरेलू हवाई अड्डा है दोस्तों, पूर्णिया हवाई अड्डा जो है घरेलू दोस्तों, इसका भी उद्घाटन हाल ही में हुआ है। आगे देखते हैं, रोपवे है दोस्तों, राजगीर में शांति स्तूप के पास है दोस्तों, जो रत्नागिरी हिल्स है, बंका मंदार हिल में है दोस्तों, रोपवे का निर्माण हुआ है। बिहार का इतिहास दोस्तों इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बिहार का इतिहास जो हो जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे दोस्तों। ये बिहार का भूगोल रहा लगभग पार्ट 1 रहा दोस्तों। पार्ट 2 में और भी बिहार से रिलेटेड बहुत सारे इतिहास भी देखेंगे दोस्तों। भूगोल तो देख लिए, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके दोस्तों। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल स्काई का जिगर को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।